Good morning. Good morning. My video is visible or not? Good morning, Ritu Pooja. Good morning, Ritu Raj and Pooja. Both of you. I am fine. Am I visible? Video clear है? Yes or no? Wait. आज क्या हो गया सब? Video clear? Yes or no? Yes. Good morning. No, actually, my face is visible or not? Okay, fine then. Here it's actually see, and but here it is not visible. बट टाइम को लेकर मेरे हाथ में नहीं है ना। टाइम को लेकर के मेरे नहीं है, और इस सत्र में ऐसी थोड़ी बहुत दिक्कतें अभी आएगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं कुछ काम में और इंगेज हूँ। ठीक है, तो समय को लेकर के थोड़ा इस सत्र में जो है। हाँ, लेकिन फिर भी एक बार बात करते हैं सर से, है ना। इस सेशन में कुछ ज्यादा इंगेज हूँ। आई एम वेरी पंक्चुअल, लेकिन इस सत्र में ज्यादा इंगेज होने की वजह से जो है थोड़ी सी समस्याएं आ रही है। ये पहली बार जीवन में ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि आई एम unable to start the class on time. Sometime it happens. ठीक है, आई एम टेलिंग, आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें हैं मेरे साथ में, तो उसमें मैनेज करना पड़ता है। इसलिए रिकॉर्डेड क्लास का आपको मिल रहा बेटा, है ना। रिकॉर्डेड क्लास का फैसिलिटी इसीलिए दी जा रही है कि बच्चे कई बार कुछ क्लास मिस हो रही तो उसको रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से रिवीजन कर लें। हम एक बार फिर भी सर से बात करेंगे। माय फेस इज नॉट विजिबल, वंस अगेन लेट मी डू इट। क्या हो रहा है आज ये वो जो है। वेट। Now it's clear. Pooja, Ritu, am I visible? चलिए, ओके, सी। सो स्टूडेंट, हम लोग न्यू टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, रिसर्च, और उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग। ओके, फाइन। Slide is visible, yes or no? Slide is visible. Dear students, confirm me it's visible. Okay. Why there is a problem in?
चलिए, तो हम लोग जो है बात कर रहे हैं आज जो हमने रिसर्च का जो टॉपिक है यूनिट 10 वो शुरू किया है। कंफर्म मी एवरीथिंग इज फाइन। चलिए, तो मेरे इसमें क्यों फाइन नहीं है? व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय मोबाइल नाउ? ठीक है, चलिए, आई होप एवरीथिंग इज फाइन, है ना? लेट्स मूव अहेड। चलिए, तो हम लोगों ने यूनिट 10 स्टार्ट करी है, रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। वी हैव स्टार्टेड यूनिट 10, और ये रिसर्च क्या है हमने देख लिया है। रिसर्च के क्या क्या जो पर्पस है वो भी हमने देखे, क्या क्या पर्पस हो सकते हैं, है ना? ये देखिए आप, रिसर्च के हमारे हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है इस के, है ना? ये पर्पस हमने देख लिए हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद में हमने चर्चा करी है स्टेप्स, बहुत महत्वपूर्ण है, कल हमने चर्चा करी थी, है ना? और उसके बाद में है आपका हाइपोथेसिस, हमने कल बात करी थी। क्या है ये? हाइपोथेसिस इज अ स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रिडिक्शन होता है, ठीक है, जिसको हमको प्रूव करना है आगे चल के। डाटा कलेक्शन हमने कल पढ़ा था, प्राइमरी सोर्सेस, दिस टाइप ऑफ द सोर्सेस रिफर टू द फर्स्ट हैंड सोर्सेस, यानी जो रिसर्च कर रहा है उसके हाथ में जो फर्स्ट हैंड यानी खुद ने सर्च किए हैं, द ओरिजिनल सोर्सेस एट द हैंड्स ऑफ अ रिसर्चर, यानी जो रिसर्चर होता है उसके हाथ में जो ओरिजिनल सोर्स होते हैं, है ना, वो क्या है? फर्स्ट हैंड है, विच इज नॉट कलेक्टेड इन द पास्ट, और जो पहले कलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ द प्राइमरी डाटा कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड आल्सो सर्वे, और भी कुछ इसके हैं, ठीक है। प्राइमरी डाटा इन वेरी सिंपल एंड जनरल लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन relating to any type of the research that has been gathered or collected by the researcher or by any of his assistant or an agent, ठीक है। These type of the data helps in the original investigations and observations, ये देखिए, investigations and observations which automatically further leads to the achievement of the various useful and meaningful results। तो आप देखिए इसमें क्या क्या एग्जांपल है ना? एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। क्या क्या हो सकते हैं प्राइमरी सोर्सेस में? डायरीज हो सकती है, लेटर्स हैं, मेमोयर्स हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, ये क्या है? ये प्राइमरी सोर्सेस में आते हैं। इंटरव्यूज, आप डायरेक्टली, जिसका मान ले कोई राइटर है हमारे और हम उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनके वर्क के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उनका डायरेक्ट इंटरव्यू हम ले सकते हैं। स्पीचेस हो, या डायरेक्ट इंटरव्यू हो सकता है, या उन्होंने कहीं पर इंटरव्यू दिया हुआ है ना, उनका पुराना कोई इंटरव्यू है ना, तो वो हमारे लिए ठीक है, प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। स्पीचेस हैं, ओरल हिस्ट्रीज हैं, पर्सनल नैरेटिव्स है। पर्सनल नैरेटिव्स का मतलब उनका कोई व्यूज हो किसी बात को लेकर के, उनका अपना नरेशन हो, नैरेटिव हो, है ना। साइंटिफिक डाटा एंड रिपोर्ट्स हैं, स्कॉलरली जर्नल आर्टिकल्स, डिपेंड्स ऑन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्या मतलब इंग्लिश का है तो इंग्लिश के ऊपर ऐसा। स्टेटिस्टिकल एंड सर्वे डाटा है, वर्क्स ऑफ
Okay, now tell me, is it visible? Am I visible, student? Tell me. Okay, fine. See. सो ये देखिए एग्जांपल्स है सारे आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स और ये सब क्या है ऑडिबल। एम आई ऑडिबल? मेरे पास में क्यों नहीं विजिबल हो रहा है, पता नहीं क्यों नाराज है। चलिए, तो ये सब है, ये लीगल केसेस, हियरिंग्स, लॉज है, ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है ना, रिपोर्ट्स, मिनट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स, अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सब क्या है, पीरियड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर्टिकल्स, ये सब क्या है, प्राइमरी है। मेथड्स में हमने ऑब्जर्वेशन देखा था कि हमको क्या क्या डाटा कलेक्ट करने के लिए मेथड्स में, जैसे इन जनरल टर्म्स observation can be defined as the process involving the collection of the data by either viewing or listening or both। या तो हम इसको व्यू करके, या तो हम उसको लिसन करके, या दोनों करके, हम ऑब्जर्व करके हम क्या है, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। द बेस्ट मेथड इन दिस कैटेगरी इज टू डायरेक्टली एंड पर्सनली ऑब्जर्व समथिंग। या है ना, सबसे बढ़िया ये है कि जिस भी क्षेत्र में हम रिसर्च कर रहे हैं वो पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, स्वयं, है ना, क्या करें उसको, full data to get meaningful data। This method is also called as the direct personal observation। ये ध्यान रखना, इस मेथड को डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ the observation, the situation is observed by the researcher, the situation is observed by the researcher in order to collect data relevant to the research। ये देखिए, relevant to the research। तो यहाँ पर क्या है, रिसर्चर के लिए क्या है, सिचुएशन इज ऑब्जर्व्ड। यहाँ पर ये ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, बाय द रिसर्चर इन, यानी सिर्फ और सिर्फ डाटा कलेक्ट करने की बजाय सिचुएशन को ऑब्जर्व किया जाता है, उस पैरामीटर्स को ऑब्जर्व किया जाता है ना, कि वो किस प्रकार से वहां पर काम कर रहे हैं। इफ द ऑब्जर्वेशन इज विदाउट एनी बायस, है ना, और जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को, है ना, ह्यूमन बीइंग होने के नाते बायस भी हो जाते हैं, लेकिन बिना बायस के अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, द डाटा दैट इज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ मेथड एक्ट्स एज द मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन। बिना बायस के, बिना किसी भ्रम क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह के, है ना, इफ द ऑब्जर्वेशन इज डन, देन द डाटा विच विल बी कलेक्टेड दैट विल बी वेरी वेरी रिलायबल इंफॉर्मेशन। यानी बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं विश्वसनीय इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल, देखिए क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल में क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ मेथड डाटा इज कलेक्टेड बाय गेटिंग क्वेश्चनेयर। ये देखिए क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर में क्या होता है, क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ मेथड डाटा इज कलेक्टेड बाय गेटिंग क्वेश्चनेयर्स completed by the various response। एक सेकंड स्टूडेंट, एक सेकंड, फाइन, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चनेयर में क्या होता है, with the help of this type of method data is collected by getting questionnaire and completed by the various response। आपने देखा होगा, मतलब कोई रिसर्च करना है तो उसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेमिंग कर लेते हैं, और फिर मान ली किसी ग्रुप में हमें रिसर्च करना है, किसी पर्टिकुलर रीजन क्षेत्र में, गांव में जाके रिसर्च करना है, क्या समस्या है, तो हमने उस पर्टिकुलर क्या करी, हमने क्वेश्चनेयर बना लिया, उसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चनेयर बना लिया, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, है ना, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो है, मान ले कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हो गई, रिसर्च करना कितना नुकसान हुआ, तो क्वेश्चनेयर बना लिया, है ना, नाम लिख लिया, गांव का नाम लिख लिया, पर्टिकुलर कितनी क्या फसल थी, कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ। तो ये क्वेश्चनेयर भी क्या है, आपको ये डाटा जो कलेक्ट करेंगे ये प्राइमरी डाटा होगा एक पर्टिकुलर टाइम में। दिस मेथड ऑफ क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल इज जनरली employed in the order to collect the primary data in a very systematic manner।
और क्वेश्चनेयर के माध्यम से आपको हर वो बात, हर वो जानकारी मिल जाएगी जो आपके रिसर्च में, आपके थीसिस में, आपके जो वर्क है, आप जिस पर रिसर्च कर रहे हो उसमें काम आएगा। A questionnaire can be defined as a schedule having a number of coherent questions related to the topic which is being studied। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, रिलेटेड टू टॉपिक होंगे, है ना, और जिसका अध्ययन किया जाना है। A questionnaire acts as a formulated series of the questions and helps in the collection of the information, है ना, इन डायरेक्टली बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। सबसे अच्छी बात क्या है इसकी क्वेश्चनेयर और प्राइमरी डाटा में की, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो रिसर्चर होता है, उसको सीधे सीधे, है ना, किन सवालों के जवाब चाहिए वो सवाल क्रिएट करता है, क्वेश्चन क्रिएट करता है, और फिर जो है उनको सीधे सीधे उनको वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये क्वेश्चनेयर की सबसे अच्छी बात है। एक बिल्कुल फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, सीरीज होती है जिसके माध्यम से जो इंफॉर्मेशन है, रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आपने भी ऐसा किया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मेनी टाइम्स, है ना, आप लोग कई बार एग्जाम फॉर्म भरते, अप्लाई करते, वहां भी क्या है, आपकी बहुत सारी जानकारी ली जाती है, तो वो क्या है, क्वेश्चनेयर के रूप में ही है। A schedule can be defined as the collection of the details in a tabulated form and can be sometimes identical to the questionnaire, है ना। मतलब यहाँ पे जो है शेड्यूल का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं अनुसूची, अपन बोलते हैं ना, डायग्राम बनाना, टेबल बनाना, ग्राफ बनाना, ऐसा है ना, जानकारी लेने के लिए क्वेश्चनेयर में। और उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, वो लिस्ट कर लेते हैं टाइमिंग, पर्टिकुलर टाइम में उसको, है ना। तो टेबलेटेड फॉर्म में हो सकता है ये सब क्वेश्चनेयर, है ना, डाटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन, सबसे बड़ा जो है एक्सपेरिमेंटेशन। क्या होता है एक्सपेरिमेंटेशन, देखिए। फॉर्म्स अ वेरी कॉमनली, ये देखिए, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नाम से ही एक्सपेरिमेंट करना। फॉर्म्स अ वेरी कॉमनली यूज्ड एंड वेरी पॉपुलर इन इंग्रेडिएंट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस बीइंग यूज्ड इन द फिजिकल साइंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। खास करके फिजिकल साइंस में, क्योंकि लिटरेचर वगैरह में एक्सपेरिमेंट बहुत कम आप देखेंगे, उसमें एनालिसिस करना होता है, क्वालिटेटिव स्टडी करना होती है। एक्सपेरिमेंट में जो फिजिकल साइंसेस होते हैं उसमें क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सपेरिमेंट के बिना फिजिकल साइंस को आप अधूरा मान सकते हैं, है ना, रिसर्च को अधूरा मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, है ना भाई, क्या केमिकल यूज करने से, या क्या ये क्या लॉजिक लगाने से, किस तरीके से काम करते हैं, ये सब सब इसमें आता है। An experiment is the process of studying the various aspects of the relationship between independent and the dependent variables in a controlled situation। क्या करते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया था, एक वेरिएबल को स्थिर मान लिया, उसको बढ़ा के, घटा के, उसको आगे पीछे जैसा भी करना है, फिर हम देखते हैं कि कितना बढ़ाने से कितना मीटर, कितना फर्क आ रहा है ना। तो एक एक जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। तो और उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर में, पर्टिकुलर सिचुएशन में हम उसको ये करते हैं कि टेम्परेचर इतना बढ़ा देंगे तो ना होगा, कम कर देंगे तो इतना होगा, ऐसा। इट एक्ट्स एज द एज अ टेस्ट और अ ट्रायल मेथड इन ऑर्डर टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस इन अ लेबोरेटरी। ठीक है, ठीक है, एक्ट्स एज अ टेस्ट और अ ट्रायल, ये एक तरीके से टेस्ट या ट्रायल के रूप में काम करता है, मेथड इन ऑर्डर टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस इन अ लेबोरेटरी, है ना। हाइपोथेसिस को लेबोरेटरी में टेस्ट करने के बजाय क्या है, ये खुद ही टेस्ट है, ये ट्रायल है ना, आप कह सकते हैं, हाइपोथेसिस तो है ही। स्टिमुलेशन क्या है, स्टिम्युलेशन क्या होता है, स्टिमुलेट करना, कैन बी डिफाइंड एज द टेक्निक used for performing the various sampling experiments on the model of the system, है ना। स्टिमुलेशन यहाँ पर क्या कर रहा है, परफॉर्मिंग द वेरियस सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मॉडल ऑफ द सिस्टम्स। जो सिस्टम्स है, जो मॉडल का जो सिस्टम्स है, उसके ऊपर आपने कोई ना कोई सैंपल लिए, उसको परफॉर्म करवा रहे हैं, एक तरीके से थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट के साथ में मिलता जुलता है। According to Epsilon stimulation, the exercise of a flexible imitation of process and outcomes for the purpose of clearing or explaining the underlying
मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व, ठीक है। उसके बाद में है इंटरव्यू मेथड। ये भी आपने बहुत ज्यादा आपने देखा होगा इंटरव्यू मेथड। एक बार फिर से कंफर्म कर दो, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग फाइन, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि मुझे आज बिल्कुल भी यहाँ पर मेरे पास में शो नहीं हो रहा है। स्टूडेंट देखिए, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, आई विल कंप्लीट दी कोर्स और बहुत अच्छा कंटेंट में वापस डेवलप कर रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ इंगेज हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ है, मतलब समय निकालना थोड़ा सा कठिन जा रहा है। ये अभी 1 डेढ़ 2 महीने की बात है, उसका प्रयास करते हैं कि अक्टूबर के बाद और हम व्यवस्थित हो जाए, है ना, जितना हम लोग करें। जो क्रैश कोर्स है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ में ऐसा हो रहा है कि मैं टाइमली कुछ चीजें कई बार ये इस लाइव आई एम टेलिंग यू, लाइव आई एम टेलिंग यू इट हैपेंस, है ना, बिकॉज आई एम वेरी पंक्चुअल, आई यूज टू बी वेरी पंक्चुअल एंड स्टिल आई एम फील। लेकिन कई बार चीजें है ना कुछ होती हैं, लेकिन चूंकि आप लोगों से बहुत लगाव है और इंग्लिश लिटरेचर और टीचिंग मेरे हॉबी है, मैंने पहले भी कहा था टीचिंग इज माई हॉबी, है ना, तो उससे डरता नहीं हूँ। तो कई बार क्या आप लोगों को लगता है कि 1 घंटे की क्लास तो लेना है, लेकिन उसके लिए स्टूडेंट नोट्स बनाना पड़ते हैं, पीपीटी बनाना पड़ती है, बहुत सारी तैयारी करना पड़ती है। 1 घंटे की क्लास के लिए 5 6 घंटे 4 घंटे अलग से देना पड़ते हैं, प्रिपरेशन करना पड़ती है, तब जाके आपके बीच में आ पाते हैं। तो इट्स नॉट इजी टास्क स्टूडेंट, क्योंकि आप जैसे इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट के बीच में आना है, तो कंटेंट व्यवस्थित होना चाहिए, सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए। आई ऑलवेज ट्राई टू डू दैट, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ, आपको तो 7 से 8 एक घंटे की क्लास दिखती है, लेकिन उसके पीछे आगे पीछे भी समय लगता है, तो उसमें थोड़ा सा कहीं पर मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कतें आ जाती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और हम लोग में प्रयास करो, आपको है ना बहुत सारी चीजें अभी मिल जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि उसमें ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, जैसे मेरा पीएचडी का भी बहुत पीक पे चल रहा है, फिर कुछ इंगेज है संस्थान में, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट, ठीक है। नहीं कुछ होता है ना, आप लोग नाराज होते हैं तो कई बार अच्छा नहीं लगता है, आई आई डोंट फील लाइक दैट, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी आई विल ट्राई टू, बिकॉज ऑनेस्टली आई एम टेलिंग, मुझे झूठ बोलना आता नहीं है, बात बनाते आती नहीं है ना। तो जो होता है वो सच्चाई के साथ रहता हूँ मैं। Well, I always tell you the true things. पूजा जानती है बहुत अच्छे से. She knows me very well, and I used to be very punctual and dedicated, and I am dedicated and punctual. लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे, 7 o'clock स्टार्ट करें, है ना। चलिए, पूजा इज देयर, क्या पूजा लेफ्ट कर दिया पूजा ने? चलिए, और कौन है? नीलेश? नहीं, सुनील। सुनील, प्लीज कंफर्म मी वॉइस ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू मेथड में। ये हम लोग पढ़ रहे, वन सेकेंड लेट मी रिमाइंड यू, ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स, ठीक है। तो उसमें क्या, दिस मेथड एक्ट्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल वे टू कलेक्ट डाटा, है ना। आपको पता ही चल गया इंटरव्यू लेकर के, डाटा इन्वॉल्विंग अ प्लान्ड एंड वेरी सिस्टमेटिक कन्वर्सेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द इंटरव्यूअर, इन्वेस्टिगेटर एंड द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन हो सकता है? सपोज कि आपने मान ले अभी जो चेतन भगत है, उसके उनके नॉवेल के ऊपर कोई वर्क किया आपने, मान ले यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन चेतन भगत नॉवेल, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? आपने चेतन भगत जी का इंटरव्यू आपने शेड्यूल कर लिया, तो आप उनसे इंटरव्यू लेकर के आपका जो एरिया है रिसर्च का, उससे संबंधित आपने सवाल जवाब किए, और आपको इंटरव्यू में उनके जो व्यू पॉइंट मिले, है ना, वो आपने अपने रिसर्च में शामिल किया। तो ये इंटरव्यू मेथड सबसे बेस्ट है ना। लेकिन कई बार होता है ऐसा, बहुत सारे रिसर्च जो करने वाले, जो रिस्पॉन्ड होता है, जो रिस्पोंडेंट होता है, उसको जो है हम लोग उसका इंटरव्यू लेकर के भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। By this, one is able to get very suitable information related to a specific research problem. मैंने क्या बताया आपको कि इसके माध्यम से क्या है, कोई भी जो है सुटेबल इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। स्टूडेंट, ये रिसर्च पेपर जो पहला पेपर है उसमें भी ये सब होगा। डायरेक्ट मेथड क्या कह रही है देखिए,
The direct methods are generally based on assumptions. Some assumptions, for example, the direct methods like the personal interview, telephone interview, etc., presuppose about a person that he is willing to provide some important information about his own behavior, beliefs, feelings, etc. But this is not the case in all aspects. ये डायरेक्ट मेथड जैसे इंटरव्यू जो हमने देखा है ना, इंटरव्यू वाला जो है उसी के आसपास मिलता जुलता है ना, जिसमें जो रिस्पोंडेंट होता है वो इसी की बात हो रही है डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट पर्सनल मेथड, और ये लगभग मिलती जुलती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो रिस्पोंडेंट होता है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे होते हैं, या जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे रिसर्च प्रॉब्लम से, तो उसका हम लोग जो है उनसे जुड़ सकते हैं, उनका बिहेवियर, बिलीव्स, फीलिंग्स, किसी बात को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के वो हम लोग लाते हैं, तो ये भी डायरेक्ट मेथड में आता है। There may be some persons who may not give any type of information about themselves or may not give their opinion in a true sense. कई बार लोग अपने बारे में बताने से मना करते हैं, ये बताते हैं तो ट्रू सेंस में सच्चाई नहीं बताते, कुछ छुपा के बताते हैं, कुछ दिल में रख लेते हैं, कुछ अपनी बातें बता देते हैं। तो उसको समझना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा उनके, है ना, उनकी बातों से फिर अनुमान आप लगा सकते हैं कि हाँ, लेकिन अनुमान पे नहीं चलती है रिसर्च, है ना, ये ध्यान रखना। सेकेंडरी सोर्सेस आप देखिए, ठीक है, व्हाट आर दी सेकेंडरी सोर्सेस, ठीक है। Data can be referred to as secondary in nature if the information provided by the data is not related to the purpose of the research project work। ये देखिए, data can be referred to as secondary in nature if the information provided by the data is not related to the purpose of the research project। कहने का मतलब ये है कि वो डाटा जिसका प्रोजेक्ट वर्क से सीधा सीधा संबंध नहीं है, कहने का मतलब है जो इंफॉर्मेशन हमें सीधे सीधे काम में आने वाली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट कोई ना कोई क्लू मिलता है, इनडायरेक्ट कोई ना कोई हमें रास्ता मिलता है, वो आपका सेकेंडरी जो है वो डाटा रहेगा। ये देखिए क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द डाटा इज नॉट रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ the research project work। Secondary data accounts to the information for the various other purposes and not the purpose involved in the given research work, है ना। और भी हमारे जो देखिए, एक तो मेन पर्पस होता है, इसके अलावा कुछ हमारे जो सप्लीमेंट्री पर्पस होते हैं, कहीं ना कहीं उसको फुलफिल करने के लिए भी हम लोग सेकेंडरी डाटा पर डिपेंड होते हैं। सेकेंडरी डाटा इज रेडिली अवेलेबल and the researcher himself has no control over the shape of the data as it is given shape by the others, है ना। क्या है सेकेंडरी डाटा, यहाँ पर क्या ऑलरेडी अवेलेबल होता है, द रिसर्चर हिमसेल्फ हैज नो कंट्रोल ओवर द शेप ऑफ द डाटा। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको फ्रेमिंग करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो रिसर्चर भी कई बार क्या होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। एज अ ह्यूमन बीइंग आप देख सकते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य होने के नाते हम लोग क्या है, हम प्रभावित हो जाते हैं, ऐसा नो, हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो कई बार हमारा यानी जो रिसर्चर है वो भी तो ह्यूमन है, एज अ ह्यूमन बीइंग रिसर्चर जो है वो, उसका भी क्या है, कंट्रोल नहीं होता है डाटा के ऊपर, तो वो जो है उस तरीके से इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसमें प्रभाव में आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा है। दिस टाइप ऑफ डाटा इज बेस्ड ऑन सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सीधी सी बात है, पहला जो हमारा डाटा था प्राइमरी, वो क्या था, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन। the data that has been collected, compiled and presented in the past by some other company or group and is now, ये देखिए, the data that has been collected, compiled, presented in the past, कब, पास्ट में, by some other company, किसके द्वारा, पहले से ही, यानी किसी कंपनी के द्वारा, किसी ग्रुप के द्वारा, ये is now being used in the various investigation procedures, है ना। दिस टाइप ऑफ डाटा इज रिफर्ड टू एज सेकेंडरी डाटा। बिल्कुल, यानी ऐसा डाटा जो पहले से किसी के द्वारा कलेक्ट किया जा चुका है,
कंपाइल किया जा चुका है, प्रेजेंट किया जा चुका है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में उसको क्या कर रहे हैं, यूज किया जा रहा है। ऐसा सारा डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा माना जाता है। ठीक है। तो कई बार हम लोग रेफरेंस के रूप में और भी चीजें, है ना, हमको लैंग्वेज की स्टडी करना है, तो लैंग्वेज के बारे में बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारी बातें लिखी गई है। मान लिया आपने, है ना, मान लिया आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पर स्टडी करना है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन पर स्टडी करने के लिए उसका उसके पहले आपको बहुत सारी और भी फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, वर्ड सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, कुछ कुछ साइड में भी आपको कुछ कुछ देखना पड़ेगा, तब जाके आपकी रिसर्च कंप्लीट हो पाएगी इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल है कुछ, देखिए, बुक्स हो गई, स्कॉलरली जर्नल आर्टिकल्स हो गए, डिपेंड्स ऑन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी उस उससे रिलेटेड, है ना, मैगजीन्स, मैगजीन आर्टिकल्स हैं। ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया एंट्रीज है, ये सब जो है ना, ये सब जो है आपके रिव्यूज हैं, है ना, ये सब के सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, रिव्यू। ठीक है। तो स्टूडेंट, टाइम आई थिंक इतना ही में, ये आज की ये लास्ट स्लाइड है ना। ठीक है। तो इसमें तीन तीन क्लास और लगेगी, दो तीन क्लास, फिर हमारी जो रिमेनिंग तीन यूनिट, ये छोटी छोटी यूनिट, वंस अगेन लेट मी टेल यू, है ना, इस पे वर्क करें आप लोग। कल्चरल जो है, कल्चरल थ्योरी वाला पार्ट है, और क्रिटिसिज्म वाला पार्ट है जो भी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, है ना, कल्चरल स्टडीज और लिटरेरी थ्योरी। तो उसको हम क्विकली स्टार्ट करेंगे, इसको दो तीन तीन क्लास में हम लोग अभी वाइंड अप करेंगे, बाद में रिवीजन के समय पे और डिटेल में हम, अगर हमको लगा क्वेश्चन और कुछ होगा तो हम करेंगे। ठीक है। बहुत सारी चीजें हम लोग एमसीक्यूज में हम कवर करने वाले हैं, है ना, क्रैश कोर्स में बहुत सारी चीजें कवर होगी, ये सारी चीजें रिवीजन के माध्यम से। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है फिर। ठीक है। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, है ना। ठीक है, विश ऑल द बेस्ट, है ना, थैंक यू।